हमने यूरिया का निम्न 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये किसानों की गांव की जिंदगी को बदलने का एक बहुत बड़ा यश रेखा होती है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की। छोटा किसान का माल बिकता नहीं था, आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है, छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से, अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अभाव में वहां का किसान हमारा बेनिफिट नहीं ले पाता था। आज उसको किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है। समय समय पर उनके सशक्तिकरण की मांग भी उठी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है। कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है। और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फॉरम में चली है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद हर ने कहा है, और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुट स्टॉप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो मोदी को करना पड़ रहा है।
गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। हम कुछ और बातों की ओर भी ध्यान दें। अब देखिए, दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है, न दूध बंधनों में बंधा हुआ। लेकिन मजा देखिए, दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव दोनों ने एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है। इसको हमने जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना है, आप भी इसका गर्व कर सकते हैं, मेरे काल से पहले बना हुआ है, हमें गर्व करना चाहिए। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर्क रहता है, बाजारों की दखल हट गई है, इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले, फल सब्जी खरीदने वाले उद्यमी, पशुपालकों की किसान, क्या जमीन पर कब्जा हो जाता है उनका? पशुपालन पर, पशु पे कब्जा हो जाता है? नहीं होता, दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है जी। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 28% से भी ज्यादा है। यानी इतना बड़ा हम एग्रीकल्चर की चर्चाएं करते हैं, इस पहलू को हम भूल जाते हैं। 28% कंट्रीब्यूशन है और करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपयों का कारोबार है। जितने रुपये का दूध होता है उसका मूल्य अनाज और दाल दोनों मिला ले तो उससे ज्यादा है। हम कभी इस तरफ देखते ही नहीं है। पशुपालकों को पूरी आजादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को जैसे पशुपालक को आजादी मिली है, इनको आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है, जैसा हम लोगों की स्वभाव रहा है, घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी एक तनाव शुरू, चेयर यहाँ क्यों रखी, टेबल यहाँ क्यों रखा, घर में भी होता है। इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परंपराओं से हम पले बड़े हैं, तो ये मैं स्वाभाविक मानता हूँ। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ा बहुत रहता ही हमारे यहाँ, क्योंकि असमंजस की स्थिति भी रहती है। लेकिन जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं। और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की। योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था।
वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं, अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारा जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहाँ बैंक में अकाउंट में था। सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं, वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो हम कभी PL 480 मंगवा करके खाते थे, आज देश अपने किसान ने अपनी मिट्टी से पैदा की चीजों को खाता है। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं। कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमारे राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। सरकार ने भी बीज, खाद, सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया, और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है।
कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं, उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा। और मैं मानता हूं कि हम अगर देर कर देंगे, हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे, तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हमें इस बात की चिंता करनी होगी। आदरणीय सभापति जी, डेयरी और पशुपालन हमारे कृषि क्षेत्र के साथ बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारा किसान पगभर हो। उसी प्रकार इसी काम के लिए हमने फूट एंड माउथ डिसीज के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है ताकि वो किसान को या पशुपालक जो बाय एंड लार्ज किसानी से जुड़ा हुआ रहता है उसको भी लाभ होगा। हमने फिशरीज को भी एक अलग बल दिया, अलग मिनिस्ट्री बनाई और 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य संपदा योजना के लिए लगाया है ताकि ये पूरे क्षेत्र को एक नया बल मिले। स्वीट रिवॉल्यूशन, भारत में बहुत संभावनाएं हैं और इसलिए भारत ने किसान, उसके लिए बहुत जमीन की जरूरत नहीं है, अपने ही खेत के कोने में वो कर दें तो भी साल में 40,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमा लेगा वो। और इसलिए हम स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद के लिए, हनी के लिए, उसी प्रकार से बी वैक्स, दुनिया में बी वैक्स की मांग है, भारत बी वैक्स एक्सपोर्ट कर सकता है। हमने उसके लिए एक माहौल बना और किसान के खेत में ही छोटे किसान होगा तो एक कोने में वो एक नई कमाई कर सकता है। हमने इसको जोड़ना होगा और मधुमक्खी पालन के लिए कोई सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपने यहाँ कर सकता है। सोलर पंप, सोलर हम कहते हैं अन्नदाता ऊर्जादाता बने, उसके खेत में ही वो अपनी सोलार सिस्टम से ऊर्जा भी पैदा करे, सोलार पंप चलाए, अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करे, उसके खर्च को, बोझ को बंद करे और फसल एक लेता है तो 2 ले, 2 लेता है तो 3 ले। क्रॉप पैटर्न में बदल करना है तो बदल कर सके, उसकी दिशा में हम जा सकते हैं। और एक बात है, भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम, बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है।
इसके पीछे कौन ताकतें हैं, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है। और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता हो। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका अपना एक मूल्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है। आत्मनिर्भर भारत ये किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प होने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें यही रास्ता दिखाया था। अगर हम वहां से थोड़े हट गए हैं तो वापस उस पटरी पर आने की जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमको बढ़ना ही होगा। गांव और शहर की खाई को अगर हमें बांटना है तो उसके लिए भी हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना ही होगा। और मुझे विश्वास है
कि हम उन बातों को लेकर के जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे देश के सामान्य मानवी का विश्वास बढ़े। जैसे अभी प्रश्नोत्तर काल के अंदर जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही थी। इतने कम समय में 3 करोड़ परिवारों तक घर में पीने का पानी पहुंचाने का, नल कनेक्शन देने का काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो। हमारी सोनल बहन ने अपने भाषण में बहनों बेटियों की भागीदारी पर फोकस करने की उन्होंने विस्तार से चर्चा की। कोरोना काल में चाहे राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, सरकार ने हर तरह से एक प्रकार से हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो इसकी पूरी चिंता करने का प्रयास किया है और उन्होंने एक शक्ति बनकर के इन चीज़ों को संभालने में मदद भी की है। जिस तरह इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे देश की नारी शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को संभाला, परिस्थितियों को संभाला है। कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार की मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम। बहनों बेटियों का हौसला और मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका हमारी माताएं बहनें निभाएगी, मुझे पूरे विश्वास है। आज युद्ध क्षेत्र में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। नए जो लेबर कोड बनाए हैं उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है। मुद्रा योजना से 70% जो लोन ली गई हैं वो हमारी बहनों के द्वारा ली गई हैं, यानी एक प्रकार से ये एडिशन। करीब 7 करोड़ महिलाओं की सहभागिता से 60 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप आज आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं। भारत की युवा शक्ति पर हम जितना जोर लगाएंगे, हम जितने अवसर उनको देंगे, मैं समझता हूं कि वो हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनेंगे। जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी आई है उस राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारी युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर देने का प्रयास हुआ है और मुझे खुशी है कि एक लंबा अरसे समय गया एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा में, लेकिन उसकी स्वीकृति जिस प्रकार से देश में हुई है एक नया विश्वास पैदा किया है और मुझे विश्वास है कि नई एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के लिए एक नए तरीके से पढ़ने का विचार दिखा आगे। हमारा एमएसएमई सेक्टर, रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर एमएसएमई सेक्टर को मिल रहे हैं और जब कोरोना काल में जो स्टिमुलस की बात हुई उसमें भी एमएसएमई पर पूरा ध्यान दिया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे एमएसएमई बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग प्रारंभ से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र लेकर के चल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र, धीरे धीरे वहाँ हमारी समस्याएं कम होती जा रही हैं और समस्याएं कम होने के कारण, सुख और शांति का अवसर पैदा होने के कारण विकास की मुख्य धारा में ये हमारे सभी साथियों को आने का अवसर मिल रहा है और भारत के उज्जवल भविष्य में ईस्टर्न इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ये मैं साफ देख रहा हूँ और उसको हम पूरी मजबूती से काम रहे। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था, वैसे भी बड़ी मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है और मैं मानता हूं कि हम सभी जो सांसदगण हैं उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज़ है और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है और स्वाभाविक भी है, उनके दिल में ये होना, पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा उस दिशा में हमारा, वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है,
आपने प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके कुछ उल्टा न कर दे। आदरणीय सभापति महोदय, कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है। हर हिंदुस्तानी के इस बात पर गर्व है। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे जवान डट करके खड़े रहे हैं। तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शौर्य की सराहना की है, मैं उनका आभारी हूं। LAC पर जो स्थिति बनी है उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और देश उसको भली भांति देख भी रहा है और गर्व भी कर रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल ही नहीं होता है, गुंजाइश ही नहीं है। और जो लोग हमारा लालन पालन और हमारे विचारों का हमारा उछेर देखते हैं वो कभी इस विषय में हमें सवाल ही नहीं करेंगे। उनको मालूम है हम इसके लिए डटे हुए रहने वाले लोग हैं और इसलिए हम इन विषयों में कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की उत्तम चर्चा के लिए मैं सबका धन्यवाद करते हुए आखिर में एक मंत्र का उल्लेख करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। हमारे यहाँ वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है और हम सब के लिए 130 करोड़ देशवासियों के लिए ये मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। वेदों का ये मंत्र कहता है, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षुः, अयुतम श्रोत्रम, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षुः, अयुतम श्रोत्रम। यानी मैं एक नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ करोड़ों मानवों को देखता हूं, अनुभव करता हूं। इसलिए मेरी आत्मिक शक्ति करोड़ों की है, मेरे साथ करोड़ों की दृष्टि है, मेरे साथ करोड़ों की श्रवण शक्ति, कर्म शक्ति भी है। आदरणीय सभापति जी, वेदों की इसी भावना से, इसी चेतना से 130 करोड़ से अधिक देशवासियों वाला भारत सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज 130 करोड़ देशवासियों के सपने आज हिंदुस्तान के सपने हैं। आज 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं इस देश की आकांक्षाएं हैं। आज 130 करोड़ देशवासियों का भविष्य भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। और इसलिए आज जब देश नीतियां बना रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो केवल तत्कालीन हानि लाभ के लिए नहीं, लेकिन एक लंबे दूरगामी और 2047 में देश जब आजादी का शतक मनाएगा तब देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों को लेकर के नींव रखी जा रही है। और मुझे विश्वास है कि इस काम को हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के लिए मैं उनका आदरपूर्वक धन्यवाद करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई, और मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। ये ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ,
हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज़्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचखिच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहाँ निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।